हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर श्याम सोनी, बीएससी थर्ड ईयर, फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। उसमें नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने एटम के लिए मॉडल दिया और बोर ने जो अपना मॉडल दिया वो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करके अपना मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो अपने पास कहता है बोर मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अब स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में जब ये चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक जो बल होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगता है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। नाभिक का आकर्षण बल, और नाभिक का जो आकर्षण बल लगता है वो होता है आपके पास Ze²/r²। घूमते इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहेगा तो नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाएगा जिसको अपन कहते हैं नाभिक के आकर्षण बल, और इसकी वैल्यू अपन देते हैं Ze²/r²। ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसी समय इस पर एक बाहर की तरफ भी क्या करता है, बल कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रण बल जिसको अपन कहते हैं। और उस अपकेंद्रण बल का मान होता है अपने पास mv²/r। ठीक है, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो नाभिक का आकर्षण बल और एक अपकेंद्रण बल जो कि बाहर की तरफ लगता है। जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो कहा जाता है कि चक्कर लगाने के दौरान इन दोनों बलों का मान एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन पर जो अपकेंद्रण बल कार्य करता है उसको क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। रदरफोर्ड के मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो नाभिक में उसकी एनर्जी में हास होगा और वो क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन बोर ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो नाभिक के आकर्षण बल और अपकेंद्रण बल एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा और वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता रहेगा, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो ये था अपने पास बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं अपन कि बोर ने क्या कहा। बोर ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग अपन ले रहे हैं mvr, ठीक है, वो h/2π का बहुसमाकलन होता है, जहां n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, बहुसमाकलन होता है। ये सेकंड पोस्टुलेट कहलाता है बोर का। ये अपन इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकंड पोस्टुलेट के रूप में बता सकते हैं कि कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, बहुसमाकलन होता है। और पोस्टुलेट्स की बात करें अपन बोर की, तो बोर ने ये भी कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या स्थायी वृत्ताकार कक्षा है, तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाते अपन इनकी एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छा, नाभिक के चारों ओर जो स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं होती है इनको भी उन्होंने एक नाम दिया कि साहब इनको अपन कहते हैं एनर्जी लेवल। क्या कहेंगे इनको अपन, एनर्जी लेवल
कह सकते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है, इनकी जो एनर्जी है वो जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते हो, इनकी एनर्जी लेवल क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये इस टाइप वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यूं कह के अपन एनर्जी लेवल में क्या करा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करता है ना इमिशन करता है, ठीक है। ऊर्जा का अवशोषण भी नहीं होगा और उत्सर्जन भी नहीं होगा। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ये ऊर्जा का अवशोषण करके कहां पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ये जो हाई एनर्जी लेवल होगा, ये हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चल तो जाएगा लेकिन वो स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां आता है, लो एनर्जी लेवल में आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा तल में आएगा तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। और उत्सर्जित जो ऊर्जा आती है उसका अपन को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। जो उत्सर्जित ऊर्जा आएगी उसका अपन को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। हाइड्रोजन के केस में लीनियर स्पेक्ट्रम अपन को ये प्राप्त होता है। तो बोर का जो पोस्टुलेट है इस एनर्जी लेवल पे आधारित है। इन्होंने कहा कि आप जो दो ऊर्जा लेवल होता है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे N1, ठीक है। इसको आप लो एनर्जी लेवल कह सकते हो, एक हाई एनर्जी लेवल कह सकते हो। और दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो ऊर्जा का डिफरेंस होगा अपन इस समीकरण से अपन उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट अपन काउंट कर सकते हैं इसको, बोर को। नेक्स्ट एक अपन ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और जब उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और ये ऊर्जा का जो अवशोषण और उत्सर्जन है ये फोटोन या क्वांटा के रूप में होता है, जिसे अपन कहते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल। और उसकी जो ऊर्जा होती है वो अपने पास होती है डेल्टा इक्वल टू एच में, ठीक है। तो ये अपने पास बोर के पोस्टुलेट्स है, बड़े शानदार पोस्टुलेट है जिसके आधार पर अपन को एटम की बहुत सारी जानकारी अपन को मिलती है, ठीक है। किस तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास क्यों नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन से ही अपन को स्पेक्ट्रम मिलते हैं। दो ऊर्जा लेवल में एनर्जी डिफरेंस को अपन ज्ञात कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा का अवशोषण होता है, कितनी का उत्सर्जन होता है, तो वो फोटोन के रूप में होता है। तो ये अपने पास थी बोर के मॉडल। अब इस बोर मॉडल के बाद कहा जाता है शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल की कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। बोर मॉडल की जो कुछ कमियां हैं उसकी बात करते हैं ऊपर। तो बोर शॉर्ट कमिंग या यूं कहें कि डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स की बात करेंगे, बोर मॉडल में क्या डिफेक्ट्स है, क्या है अपने पास, उसकी बात करेंगे। तो कहा जाता है कि बोर का जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। वे परमाणु या आयन जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ऐसा ये शॉर्ट कमिंग मानी जाती है बोर मॉडल की। दूसरी बात करें अपन तो दूसरे के लिए कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो रेखा होती है, ठीक है, क्या होती है, स्पेक्ट्रम रेखा। स्पेक्ट्रम रेखा जब भी आती है तो स्पेक्ट्रम रेखा को जब अपन विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो वो रेखा अनेक रेखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक रेखा का बना नहीं होता बल्कि अनेक रेखाओं का बना होता है। और विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो विभाजित हो जाती है। और जब किसी स्पेक्ट्रम रेखा पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसका अनेक रेखाओं में विभाजित होना ही क्या कहलाता है, अपने पास स्टॉक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, स्टॉक प्रभाव। इसी प्रकार स्पेक्ट्रम में जो रेखा जाती है उस स्पेक्ट्रम में रेखा को यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो भी वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उस प्रभाव को अपन क्या नाम देते हैं, डिमांड प्रभाव। तो बोर के मॉडल की एक ये भी कमी थी कि बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दी लेकिन वो जो अनेक रेखाएं प्राप्त हुई स्टॉक प्रभाव और डिमांड प्रभाव उनकी वो व्याख्या कर पाने में क्या रहे, असफल रहे। तो ये एक शॉर्ट कमिंग मानी जाती है बोर मॉडल की, ठीक है।
एक और बात बोलने की थी कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का क्या होता है, बहु समाकलन होता है, जबकि ये बात सत्य नहीं। आगे ये साबित हुआ कि जो कोणीय संवेग है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये अपने पास था बोर मॉडल और उसकी कुछ शॉर्ट कमियां, ठीक है, शॉर्ट डिफेक्ट्स जो अपन ने कहा वो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट आगे अपना हेडिंग चलेगा, ये अपने पास बोर मॉडल उसके डिफेक्ट्स क्या हो चुके खत्म हो चुके हैं।